हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, आज जो ये टॉपिक है ये मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म है। और इसके थ्योरी नोट्स है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आईएनएसपी वेब पोर्टल से। सो इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो यू कैन ज्वाइन द डिस्कशन ग्रुप ऑल्सो। इन द चैनल डिस्क्रिप्शन यू कैन फाइंड द ग्रुप। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में एक ये है पॉइंट, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे इनको करना है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी एंड डायमैग्नेटिज्म है, डोमेन थ्योरी है। तो चलिए, तो इस टॉपिक में बच्चों हम लोग तीन तरह के मटेरियल पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक ये वाला है डायमैग्नेटिज्म, दूसरा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो कुछ मटेरियल्स इस तरह के मिलेंगे आपको जिसमें जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनके खुद के डाइपोल मोमेंट जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। अब ये डाइपोल मोमेंट आता कहाँ से है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा यार। म्यू टोटल अगर हम बात करें तो मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ये आते हैं। तो उसमें भी दो तरह के होते हैं, म्यू ऑफ ऑर्बिटल प्लस म्यू ऑफ स्पिन। तो स्पिन वाला हमें मालूम है कैसे आता है। तो स्पिन वाला मेनली आता है आपका Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो इस म्यू के लिए। एंड ऑर्बिटल वाला जो आ रहा है वो चार्ज के रोटेशन की वजह से आ रहा है, राइट। तो देयर यू कैन यूज आई एवरेज इंटू पाई आर स्क्वायर, NIA फॉर्मूला। तो कुछ मटेरियल्स में ये जो है आपका म्यू ज़ीरो बनता है, वो मटेरियल है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। इनके इंडिविजुअल डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, टोटल भी ज़ीरो है। और ये मटेरियल जो है ये बाहर कोई फील्ड नहीं पैदा करने वाले हैं। उसके बदले में जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है इसमें क्या है, इनके इंडिविजुअल एटम्स का जो है नेट डाइपोल मोमेंट होता है, और वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली अलाइंड होते हैं। तो बहुत सारे डाइपोल्स होंगे यहाँ पे जो इधर उधर डायरेक्शन में रैंडमली अलाइन होंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं नेचुरल स्टेट में इनके इंडिविजुअल का नॉन ज़ीरो है, लेकिन ओवरऑल जो है ये सम ज़ीरो होने वाला है। ऑलराइट। और इन नेट ये ज़ीरो है, तो बाहर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं। उसके अलावा एक तीसरा टाइप का कैटेगरी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या है कि इसमें डोमेन का फॉर्मेशंस होता है। डोमेन्स आर लाइक, आप कह सकते हो एक जोन होता है जहाँ पे सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एक डायरेक्शन में अपने डाइपोल मोमेंट को अलाइन कर रहे होते हैं डोमेन के। एंड इसके पीछे एक जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सचेंज कपलिंग का है। तो देखते हैं उसको आगे चल के। तो क्या है चक्कर, यहाँ पे हर एक डोमेन में एक किसी खास डायरेक्शन में सारे के सारे डाइपोल अलाइन होंगे, तो आप ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि किसी एक डोमेन में या ओवरऑल इंडिविजुअल एटम्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन ज़ीरो है। तो जिसकी वजह से किसी एक डोमेन का खुद का डाइपोल मोमेंट भी नॉन ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। इधर वाले सारे इधर पॉइंट कर रहे हैं, इधर वाले सारे इधर पॉइंट कर रहे हैं, इधर वाले सारे इधर पॉइंट कर रहे हैं। तो अब इसमें हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर ये सारे मिलकर डोमेन की वजह से ये डोमेन आपस में फील्ड को कैंसिल करें और ये बाहर की तरफ जीरो दे दें, नेट फील्ड बाहर अगर जीरो दे देते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हम कह सकते हैं। लेकिन अगर यही मटेरियल्स ये डोमेन फॉर्मेशन की वजह से बाहर फील्ड नॉन जीरो हो जाता है, तो ये हमारे नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी पता होगी, पता लग गई होगी, समझ चुके होंगे। तो इसके आगे चलते हैं। और एक चीज़ और है बच्चों, अगर आपको ये नोट्स आप चाहते हो, मैं चाह रहा था कि इसको मेंस के पहले दे दूं, बट मैं थोड़ा बिजी था और बना नहीं पाया। तो आई होप आने वाले मेंस 2 के पहले ये सारे आपके मैं इंडिविजुअल हैंडआउट्स रेडी कर दूंगा, और आई विल बी अपलोडिंग इट हियर। तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं आईएनएसपी पोर्टल से। खुद भी डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए बच्चों, तो अब यहाँ देखते हैं कि होता क्या है कि जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेट के साथ इसको एक्सपोज किया, तो होता क्या है, एक्चुअल में ये जीरो थे शुरू में। इनिशियली ये सारे डाइपोल जीरो थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण इसमें छोटे छोटे मिनिएचर करंट्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि एडी करंट्स में होते हैं, या फिर आप कह सकते हो समवॉट सिमिलर टू लेंज लॉ। एग्जैक्टली लेंज लॉ इसको कहना ठीक नहीं है, बट आप समझने के लिए इसको समझ सकते हैं कि ये लेंज लॉ जैसा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये छोटे छोटे डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट में आने लगते हैं। मतलब ये इंड्यूस्ड फील्ड जो है, ये एक्सटर्नल के ऑपोजिट में काम करने लगता है, और जिसकी वजह से यहाँ रिपल्शन आता है। इट्स लाइक दो डाइपोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग हो गई। अगर आप देखना चाहें ध्यान से, तो ये नॉर्थ पोल की तरह से काम करेगा और ये साउथ पोल की तरह से काम करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों रिपल्शन आया। तो अगर हम कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं और उसके ऊपर मैग्नेट उसके पास लेके आते हैं, तो ये रिपेल करता है, इसका शेप कुछ बदल के कुछ इस टाइप का हो जाएगा। पहले ऐसा था, अब शेप कुछ बदल गया ड्यू टू रिपल्शन की वजह से। ये सारी थ्योरी पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, काफ़ी सारे और भी हैं, आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। तो आप ध्यान रखिए कि टाइनी डाइपोल की वजह से जो मिनिएचर करंट होता है, वो उसकी वजह से वो छोटे छोटे डाइपोल्स जो हैं सारे अलाइन होकर एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रहे होते हैं। और डायमैग्नेटिज्म जो बिहेवियर है, ये सारे के सारे मटेरियल में कुछ ना कुछ अनुपात में ज़रूर पाया जाता है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे मटेरियल में आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ डायमैग्नेटिक बिहेवियर ज़रूर होगा। तो अब अंदर जो नेट फील्ड बनने वाला है वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ बाहर वाला फील्ड जो यहाँ से चल रहा था और अंदर जो क्रिएट हुआ है इन छोटे छोटे डाइपोल्स की वजह से। तो अगर मैं उसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखूं, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ बी इनसाइड जो है एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस्ड है। तो अंदर का फील्ड जो है डायमैग्नेटिक के केस में छोटा होता है थोड़ा सा। ये काफ़ी वीक फेनोमेना होता है बाय द वे, ये काफ़ी वीक फेनोमेना होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा फील्ड। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ी देर में हम और डिस्कस करेंगे, अभी कॉन्सेप्चुअल तौर पे आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है कि भाई यहाँ पे जब हम शुरू में, आप देखिए सारे के सारे डाइपोल रैंडमली अलाइंड हैं, लेकिन जैसे ही मैं ये मैग्नेट इसके पास लेके आता हूँ, हम लोग इसको हटा सकते हैं। शुरू में बिना मैग्नेट के है ये, इसको हम हटा सकते हैं। तो जब ये शुरू में बिना मैग्नेट के है तो रैंडमली ये डाइपोल ऐसे अलाइंड है, लेकिन जब मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आया, तो आप देखोगे ज़्यादातर डाइपोल जो है वो अपने आप को अलाइन कर ले रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस केस में अगर आप देखो, तो बी इंड्यूस का डायरेक्शन भी बी एक्सटर्नल के साथ ही है। तो यहाँ क्या होता है कि बी इनसाइड जो है वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ही होता है, बी इनसाइड इज ग्रेटर देन बी एक्सटर्नल। अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, तो इसके अंदर फील्ड लाइंस जो हैं थोड़ी कम हो जाएंगी। मान लो आप कुछ ऐसा ले सकते हो कि कि यहाँ अगर मैंने कोई, ओ भैया अच्छा यार कहाँ है भाई, इसको देखते हैं। अगर ये कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, फील्ड लाइंस आ रही थी, तो अब ये फील्ड लाइंस डिफ्लेक्ट हो जाएंगी इससे, और थोड़ा सा कम फील्ड लाइन बचेंगी इसके पास। आप कुछ इस तरह का डायग्राम एक्सपेक्ट कर सकते हो, और कुछ ही फील्ड लाइन इसके अंदर से जाएंगी, जो कम हो जाएगा बेसिकली फील्ड इसमें। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये डिफ्लेक्ट करता है फील्ड लाइंस को, और ये क्या कर रहा है, इसने सारे के सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में हो गए। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं बच्चों कि अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा रखा हुआ था, अगर उसके आप पास मैग्नेट लेके आते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करके इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा ये अट्रैक्शन की वजह से। और अगर इसी चीज़ को मैं दिखाना चाहूँ कि अंदर का जो फील्ड है वो बड़ा हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि यार डायमैग्नेटिक के केस में क्या है, ये है आपका डाया, और ये क्या है, ये है पैरामैग्नेटिक।
तो पैरामैग्नेटिक के केस में आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा फील्ड अंदर बढ़ गया है, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसी तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये पहले ऐसे ही रखा है, डोमेन फॉर्मेशन है। बाय द वे, डोमेन को आप अगर हीट कर दो इस मटेरियल को, तो डोमेन का साइज थर्मल एजिटेशन की वजह से कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी टेम्परेचर पे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पूरी तरह से अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर खो दे। आप हथौड़ा लेके इसको मारने लगो तो भी ये डोमेन जो है ब्रेक हो जाती है, और हो सकता है कि मटेरियल अपना पूरा मैग्नेटिक कैरेक्टर खो दे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये इस तरह का है। तो जब हम इसके सेम डायरेक्शन में इसको क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल फील्ड, और इसको एक्सपोज करते हैं उसमें, तो ये छोटा सा डोमेन था पहले। आप देखिए, चूंकि एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में था, ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में था, तो इसका साइज बढ़ गया। ये ऑपोजिट में था तो इसका साइज छोटा हो गया। लेकिन बाकी जो है, उनके जो भी इसको सपोर्ट करेगा उनके साइज बढ़ जाने वाले हैं, और जो इसको अपोज करेगा उनका साइज कम हो जाएगा। और इस तरह से आप देखोगे कि अंदर जो बी इंड्यूस्ड है वो बहुत बड़ा होता है। बी इंड्यूस्ड बहुत बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि बी इनसाइड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बी इनसाइड जो है वो बी एक्सटर्नल एयर में जो है प्लस बी इंड्यूस्ड। तो आप देखोगे यहाँ बी इनसाइड वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एक्सटर्नल फील्ड के कंपैरिजन में। बेसिकली ये इंड्यूस्ड फील्ड भी एक्सटर्नल से काफ़ी बड़ा होता है। इसकी वजह से आप देखोगे कि अचानक जो फील्ड लाइन्स है बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाएंगी इस मटेरियल के अंदर, और इसका प्रयोग करते हैं जहाँ भी हमको फ्लक्स का कंजर्वेशन कराना होता है। जैसे ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे हम सॉफ्ट आयन कोर का प्रयोग करते हैं ताकि फ्लक्स लीकेज मैक्सिमम हो सके और लीक ना करे। बेसिकली लिंकेज मैक्सिमम हो सके, लीक ना करे वो फ्लक्स। तो आप देख सकते हो कि बाहर कम लाइनें अचानक यहाँ बढ़ गई हैं, तो बेसिकली इंड्यूस्ड फील्ड ने इस चीज़ को बढ़ा दिया है, बहुत सारी लाइनें हो गई हैं यहाँ पे। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा और कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं यहाँ पे, इन्हीं से रिलेटेड है, आप देख सकते हो। फीबली यू कैन चेक रिमेनिंग पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है भैया। मैं आपको, ये मैंने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ये अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट है लेकिन वीकर होता है। ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट होता है, राइट। और अभी हम इस पे क्यूरी लॉ पे और क्यूरी वीज लॉ पे आएंगे। थोड़ा सा कुछ टर्म इसके समझ लेते हैं। यही दिखा रहा था मैं कि अंदर का फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एच वेक्टर और ये जो ससेप्टिबिलिटी है, इनको मैं डिफाइन कर दूं, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को भी थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ है, जैसे आप देख सकते हो, डायमैग्नेटिक मटेरियल को डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब मैं वीक फील्ड से एक्सपोज करता हूँ तो कुछ इस टाइप का शेप था। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगाता हूँ तो आप देख सकते हो रिपल्शन की वजह से इसका शेप ऐसे चेंज हुआ। इसमें अट्रैक्शन था, बहुत हल्का सा फील्ड लगाया तो इस तरह का रहेगा। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने शुरू में लिया हुआ था, अगर बहुत स्ट्रांग फील्ड लगाया तो उठ जाएगा। इसमें जैसे आप देख सकते हो, अगर ये लिक्विड भरा हुआ है इस यूट्यूब में, इसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है ऐसे, तो ये रिपेल कर देगा और ये नीचे की तरफ भागेगा। उसी के जगह अगर पैरामैग्नेटिक आप ले लेते हो तो ये अट्रैक्ट करेगा, ऊपर खींच लेगा। यहाँ भी अगर होता, हो सकता है इतना ज़्यादा क्रिएट कर देता कि इसको बाहर ही खींच लेता। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। ये भी पॉइंट आप देख सकते हो कि अगर कोई मैग्नेट हम बीच में रखें तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, इसमें सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। चलिए एम वेक्टर, एच वेक्टर, आई वेक्टर, जहाँ तक ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है उसके डिस्कशन हम कर लेते हैं ज़रा। ये है, ये आप देख सकते हो, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको काम की चीज़ बता देता हूँ सीधे। तो ये कुछ टर्म है जो आपको पता होने चाहिए और इम्पॉर्टेंट है बहुत हमारे लिए, और ज़्यादातर बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारे टर्म आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो जैसे ये सबसे पहला टर्म है आई वेक्टर। कुछ किताबों में आई वेक्टर या एम वेक्टर दोनों तरह से लिखा जाता है, तो आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा मैग्नेटिक मोमेंट के साथ, इसीलिए मैंने स्मॉल एम से उसको डिनोट किया है। नॉर्मली म्यू वेक्टर होता है, बट म्यू हम लोग यहाँ पे
परमेबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बड़ी कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। आप ध्यान रखिएगा। ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्मॉल एम लिखा है, क्योंकि कई किताबों में कैपिटल एम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। हम लोग कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, यूनिट वाइज बोथ आर डिफरेंट। तो ये क्या होता है, ये बताता है आपको मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली ये जो आई वेक्टर है, ये इंड्यूस्ड फील्ड से रिलेटेड होता है। ये आपको बताएगा किस हद तक कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो जा रहा है व्हेन इट इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या कोई मैग्नेट के साथ। तो कितने एक्सटेंट तक वो मैग्नेटाइज हो रहा है, इसे बेसिकली आप अगर ध्यान से सोचें तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जरा सा फील्ड क्रिएट किया उसने, बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड किया, तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है। आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज़। तो बी इंड्यूस जो है ये म्यू नॉट टाइम्स आई वेक्टर हम कह सकते हैं भैया। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। देखिए मैग्नेटिक्स एडवांस के लिए जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इन टर्म्स पे उतना ध्यान नहीं दिया था। हमसे क्वेश्चन में चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ले या फिर हमसे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पूछ ले, दोनों केस में हम बी ही निकाल देते। बट यहाँ मटेरियल के साथ वो काफ़ी हद तक बदल जाता है यार। तो सबसे पहले मैं आपको एक एच वेक्टर की एक खास बात बताता हूँ। एच वेक्टर बेसिकली है क्या चीज़। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं होमोजीनियस मटेरियल की ही बात कर रहे हैं, तो मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन के साथ नहीं बदल रही हैं, वो सारी डायरेक्शन में सेम है। ऐसा नहीं है कि एक्स डायरेक्शन में एक अलग तरह का मैग्नेटाइजेशन हो रहा है और वाई डायरेक्शन में दूसरी तरह का मैग्नेटाइजेशन और जेड डायरेक्शन में तीसरी तरह का, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है। कंडक्टिविटी वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह की होती है। तो हम यहाँ आइसोट्रोपिक टाइप के मटेरियल्स ले रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम है। उस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल के लिए एच वेक्टर क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी associated with magnetic field which does not change with मीडियम। मतलब हर फील्ड के साथ एक ऐसी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है जो मीडियम बदलने पर नहीं बदल रही है। मतलब अगर एयर में है तो एयर में, आयन के अंदर है तो आयन के अंदर, पानी के अंदर है तो पानी के अंदर भी वो प्रॉपर्टी सेम है। और उसके बेसिस पे आप सिंपली ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे, आपसे गलती कभी नहीं होगी कि किसी भी मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं म्यू क्या है भाई, परमिएबिलिटी है, राइट, म्यू नॉट बाई 4 पाई वाला, ओके। तो बी मीडियम जो है वो म्यू मीडियम इंटू एच वेक्टर है। इसी तरह अगर वैक्यूम में करूंगा तो वेक्टर बी नॉट, दिस इज बी एक्सटर्नल एक्चुअली, विच इज सेम एज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम विच इज म्यू नॉट, स्टैंडर्ड वाला म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई विच इज 10⁻⁻⁷ ऐसा यूनिट्स में। तो वो वाला म्यू नॉट है ये, टाइम्स एच वेक्टर। तो आई होप ये आपको कहानी दोनों इस एच वेक्टर की समझ में आ गई होगी कि ये एच वेक्टर नहीं बदलने वाला है। सिंपली आप रिलेटिव परमिएबिलिटी से, बेसिकली उस मीडियम की परमिएबिलिटी से आप मल्टीप्लाई करिए एच वेक्टर को, आपको इंडक्शन मिल जाएगा। इंटेंसिटी से इंडक्शन, एच वेक्टर से बी मिल जाएगा, क्या करके, उस मीडियम की परमिएबिलिटी को मल्टीप्लाई करके। अगर इतनी बात समझ में आती है तो बी इनसाइड जो है, हमने इसको बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस लिखा हुआ था। बी इनसाइड जो था वो बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस लिखा था वेक्टर फॉर्म में। मैं यहाँ सारी चीज़ें वेक्टर फॉर्म में ही डील कर रहा हूँ, और एक एक करके फिर हम लोग डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, उन मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो बी इनसाइड है, अंदर का मीडियम अगर कुछ और है तो उसको मैं बी मीडियम बोल सकता हूँ। ये क्या है, बी एक्सटर्नल और बी इंड्यूस्ड का सम है। तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, बी इनसाइड। एच वेक्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी है
जो मीडियम के साथ नहीं बदलने वाली है। तो वो क्या हो गया, म्यू मीडियम टाइम्स एच वेक्टर। ये एयर वाला है बी एक्सटर्नल जो मैग्नेट ने क्रिएट किया, तो एयर वाला म्यू मल्टीप्लाइड बाई एच वेक्टर। बी इंड्यूस्ड क्या है, म्यू नॉट टाइम्स आई वेक्टर, कितना ज्यादा वो मैग्नेटाइज हो रहा है, कितना इजीली वो मैग्नेटाइज हो रहा है, उस चीज को आई वेक्टर बताता है। और आप ध्यान रखिए यार, ये रिलेटिव परमेबिलिटी जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था, उसी का भाई है ये एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई म्यू इन एयर। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा। म्यू आर इज म्यू ऑफ मीडियम बाई म्यू इन एयर। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये म्यू आर म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच, म्यू नॉट आई वेक्टर। तो म्यू नॉट को उड़ा देते हैं यहाँ से, आई वेक्टर अपन को मिल गया म्यू आर माइनस वन इज इक्वल टू एच। और बेसिकली यही है वन प्लस काई जो है, ये आपका म्यू आर के बराबर आने वाला है। इसी को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। एंड आगे चल के हम बात करेंगे ये है क्या चीज़। बेसिकली ये बताएगा आपको कोई मटेरियल कितना सेंसिटिव है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो आप यहां से देख सकते हैं आई वेक्टर और एच वेक्टर एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है। अब यहां बारी बारी से एक बात देखने की है, अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो उसमें आई वेक्टर ऑपोजिट था। अगर मैं यहां बात करूं तो ये बी एक्सटर्नल इधर था, एंड ये क्या है, ये आई वेक्टर था इसका, बी इंड्यूस्ड लिख सकते हैं। एंड यहां क्या था, ये बी एक्सटर्नल ने पैरा में इधर किया था, तो ये बी इंड्यूस्ड भी उसी साइड में क्रिएट हुआ था। एंड इसमें जब मैंने किया था बी एक्सटर्नल, ये छोटा सा था, बी इंड्यूस्ड भी उसी डायरेक्शन में था लेकिन बहुत बड़ा था। बेसिकली यहां पे मैं दिखा सकता हूँ दोनों सब। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो आई वेक्टर जो है, आई वेक्टर तो इसी की डायरेक्शन में आने वाला है। ये आपका आई वेक्टर है, ऑपोजिट हुआ। यहां आई वेक्टर राइट साइड हो जाएगा सेम, और यहां पे भी आई वेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है, दैट विल ऑल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन। तो आई होप बच्चों ये आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। साई यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि आई वेक्टर नेगेटिव है, एच के ऑपोजिट हो गया। यहाँ साई पॉजिटिव है और यहाँ साई बहुत बड़ा होता है वन से। अब इससे सिंपली आइडिया लगा लीजिए कि यार ये म्यू आर माइनस वन ये नेगेटिव है, तो माइनस वन से जीरो के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पे। बेसिकली एक पता लग जाए तो सारे पता लग जाते हैं, ये 0 to 1 में, और ये बहुत बड़ा होता है वन से। चलिए इसके बाद और कुछ पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा क्योंकि बच्चे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी करते हैं। ध्यान रखिए, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही हम इसको बनाते हैं। हिस्टेरिसिस कर्व इज ओनली फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। कैसे देखना है इसको, जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जरा ये पॉइंट्स थोड़े से अपने दिमाग में रख लीजिए। आई होप आपको सब ये सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, एंड आई होप आपको समझ में आ जाएगा ये, मतलब ये देखिए, ये मैंने मैग्नेटिक मटेरियल लिया और इसको मैंने एक मैग्नेट की हेल्प से, और ध्यान रखिए मैं ये फेरोमैग्नेटिक के केस की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मतलब मैं बी एक्सटर्नल ले रहा हूँ इधर, ठीक है ना, मैं ले रहा हूँ बी एक्सटर्नल इस तरफ। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो डोमेन्स हैं ये सारी की सारी फाइट मारेंगी और राइट साइड होने की कोशिश करेंगे यार। बेसिकली ये जो डोमेन है, ऐसे ले लेते हैं, एक आधी छोटी डोमेन ऑपोजिट वाली, बाकी सबको उसी की डायरेक्शन में कर लेंगे।
छोटी हो गई, ये थोड़ी सी टेढ़ी ले लेते हैं। बेसिकली यार कैसे भी ले लो, बस दिखा दो इसको सही से, रीजनेबली वेल, कुछ इस तरह का ले सकते हैं। अब क्या होगा कि मैं, अब इस ग्राफ को हम लोग किसके किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, वेक्टर बी, दैट मीन्स बी इन मीडियम वर्सेस वेक्टर एच। आप देख रहे हैं ये ग्राफ किसके बीच में है, बी मीडियम एंड उस प्रॉपर्टी के साथ है जो कभी चेंज नहीं होती है मीडियम के साथ। तो आइए जरा ध्यान देते हैं कि इस मटेरियल पे क्या फर्क पड़ेगा। आप यहां देखिए, मैं इसको अलग अलग पॉइंट्स में बांट देता हूं। 1 से 2 में क्या होगा ये देखेंगे, फिर यहां से आने के बाद हम ये वाला पाथ ले रहे हैं, ऐसे आए, फिर ऐसे आए, उसके बाद हम इधर जाएंगे और फिर हम इधर आए। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई सारे स्टेप्स होंगे तो मैं उन स्टेप्स को आपको बताता चलूँगा। तो पहले मैं ज़रा क्विकली बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इसी हिस्टेरेसिस कर्व में डाउट आता है, उनको समझ में नहीं आता है कि ये हिस्टेरेसिस कर्व होता क्या है, ड्रॉ कैसे किया गया। तो इसको समझिए। आप इस ग्राफ को अगर यहाँ देख रहे हैं तो हम बी वेक्टर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, मतलब मैं इस एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ा रहा हूँ। मैं इसको जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा, ये सारे डोमेन जो हैं उतना ही सीधे होने लगेंगे, उतना ही ज़्यादा एफर्ट डाल के सारे उस डायरेक्शन में लगाएं। तो इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली एच वेक्टर इज रिलेटेड टू दिस एंड ये है बी अंदर वाला। तो बी अंदर वाला बढ़ने लगा, जितना हम बी एक्सटर्नल, आप इसको बी एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं भाई, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बी एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, तो दोनों तरह के ग्राफ हो सकते हैं, बी मीडियम बाई बी एक्सटर्नल और बी मीडियम बाई एच वेक्टर, डजेंट मैटर, दोनों तरह से ग्राफ वो सही है। आइए जरा बात करते हैं वापस से। तो जब बच्चों में बाहर वाले फील्ड को बढ़ाने लगा, एच वेक्टर को बढ़ाने लगा, तो इसमें देखिए क्या होगा, सारे के सारे डोमेन एक जगह अलाइन हो गए। जब एक बार सारे के सारे एक जगह अलाइन हो गए, तो अब जाके उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये सारे के सारे एक जगह अलाइन होके फील्ड को कांस्टेंट बना देंगे। यहां हम बोलेंगे कि ये मटेरियल सैचुरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, धीरे 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 उस बढ़े हुए फील्ड को घटाएंगे। मतलब मैं जब इस पॉइंट 2 से पॉइंट 3 की तरफ जा रहा हूं, 1 to 2 में क्या कर रहा हूं, बी एक्सटर्नल को बढ़ा रहा हूं। देन 2 to 3 में क्या कर रहा हूं, 2 to 3 में उसी बी एक्सटर्नल को बिना डायरेक्शन चेंज किए घटा रहा हूं। तो जब मैं घटाने लगा और इस पॉइंट पे आके देखिए, पॉइंट नंबर 3 पे आप देखोगे कि यहां से जब मैं घटाने लगा तो इसकी फील्ड घटने लगी। ये सेम पाथ से नहीं लौट रहा है। ये सरप्राइजिंग था अपने लिए कि ये सेम पाथ से नहीं लौट के आ रहा है। इसके साथ क्या हुआ, ये मेरे भाई ये दूसरे पाथ से आने लगा। और ऐसा पाया गया कि जब हमने ये बाहर का फील्ड जीरो भी कर दिया, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे बाहर का फील्ड भी एक्सटर्नल एच वेक्टर जीरो है, लेकिन फिर भी मीडियम के अंदर, फिर भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है। बाहर का फील्ड हटाने के बाद भी इसका फील्ड नहीं गया है, उसके अंदर रह गया है वो। यही कहा जाता है रिटेंटिविटी। मतलब कोई मटेरियल कितना अच्छा है कि एक बार बाहर वाले फील्ड से उसको एक्सपोज किया और उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर हम ले आए, तो ये रिटेन करेगा। तो ये दैट इज समवॉट रिलेटेड टू रिटेंटिविटी। जितना बड़ा ये नंबर होगा उतना ही ये रिटेन करने लायक होगा, उतना ही देर तक ये फील्ड को रख पाएगा। तो क्या इस तरह के मटेरियल मैग्नेट्स बनाने के काम आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट। अब हमने क्या किया यार, हम परेशान हो गए भाई कि यार हमने तो बाहर का फील्ड हटा भी लिया, लेकिन तब भी भाई ये तो कम ही नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए, तो हम 3 से 4 नंबर पॉइंट पे आएंगे। अब क्या है, अब बी मीडियम जीरो हो गया, लेकिन यहां पे एच वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में आ गया। जब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट स्टेप 3 से 4 की, मैंने बी एक्सटर्नल की डायरेक्शन
बी एक्सटर्नल डायरेक्शन इज ऑपोजिट। मतलब मुझे उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए मुझे उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ा, फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन लगाना पड़ा। अपने आप वो फील्ड जा नहीं रहा था, अपने आप वो फील्ड जा नहीं रहा था, तो मुझे उसको पलटा के घटाना पड़ा, उल्टी डायरेक्शन में लगाना पड़ा। उल्टी डायरेक्शन में मतलब फील्ड की वैल्यू को बढ़ाना पड़ा, ताकि ये जो बी मीडियम है घट के जीरो बन सके। इसको बोल रहे हैं डीमैग्नेटाइज। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद की कहानी क्या होगी। इसके बाद की कहानी ये होगी कि हम उल्टी डायरेक्शन में लेके आएंगे इसको। मतलब अब ये बी एक्सटर्नल में इधर क्रिएट कर दिया है मैंने, ये बी एक्सटर्नल मैंने इस तरफ क्रिएट कर दिया। अगर मैं बी एक्सटर्नल इधर क्रिएट कर रहा हूं तो 4 to 5 पे फिर से सारे जो हैं ये डाइपोल अलाइन हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन में। सैचुरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब ऑल डाइपोल्स आर अलाइंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये सारे डोमेन जो है ये दूसरी तरफ पॉइंट करने लगेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा यार। डाइपोल्स इन डोमेन्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां इसका क्या मतलब, कोएर्सिविटी क्या चीज बताती है। कोएर्सिविटी आपको बताएगा कि यार कितना ज्यादा, अगर कोई मटेरियल ज्यादा कोएर्सिव है तो आपको बड़ा फील्ड लगाना पड़ेगा उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। आपको बड़ा फील्ड लगाना पड़ेगा उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। अब हम 5 से 6 आ रहे हैं उल्टा। मतलब मैं फिर से फील्ड की डायरेक्शन को, उल्टी डायरेक्शन में था, अब मैं उसको घटाने लगा वापस। 5 to 6 आते आते बी एक्सटर्नल डिक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल जैसा पहले किया था वैसा ही हम बच्चों कर रहे हैं इसमें। तो 5 to 6 में हमने फील्ड को उल्टे डायरेक्शन में किया। इस बार फिर से हमारा बी एक्सटर्नल 0 हो गया एट 6। बी एक्सटर्नल इज 0, बी एक्सटर्नल इज 0, बट एच बी मीडियम इज नॉन जीरो। यहां भी बी मीडियम इज नॉन जीरो, मतलब ये मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। बाहर का फील्ड जीरो कर दिया फिर भी ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। अब वापस अगर हमने इसको दूसरी तरफ, अब 6 to 2 हम लोग वापस 2 पे आ रहे हैं। मतलब सैचुरेशन अगेन आ गया, सारे के सारे डाइपोल ने अपने डायरेक्शन को पलट लिया है और दूसरी तरफ लग गए हैं सारे के सारे। तो आई होप आपको कहानी इसकी समझ में आ गई होगी कि क्या किया। पहले सारे डोमेन एक साथ कन्वर्ट किए, एक डायरेक्शन में लगाए, उसके बाद फील्ड को घटाना चालू किया। बाहर का फील्ड जीरो बन गया, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट था, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, अंदर का फील्ड नॉन जीरो था। फिर उस फील्ड को घटाने के लिए एच वेक्टर को हमने दूसरी डायरेक्शन में लगाया, ताकि ये डोमेन जो है नेट में जीरो करके देते। तो तब जाके उसके नेट फील्ड जीरो बना। फिर हमने उल्टी डायरेक्शन में बढ़ाया और उल्टी डायरेक्शन में सारी डोमेन्स को हमने अलाइन करा लिया, नया सैचुरेशन आ गया। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, वापस से उस फील्ड को घटाते गए, घटाने के बाद उसको जीरो किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में जीरो किया, पर फिर भी अभी वो मैग्नेटाइज है पॉइंट नंबर 6 पे। मतलब अब वो खुद का फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब वो एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से इसी तरह की आप मैग्नेट बनाते हैं, और उसके बाद फाइनली आप 2 नंबर पॉइंट पे आ गए, फिर से सैचुरेशन। सो आप ध्यान रखिए, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की तरह से है बेसिकली। ये कभी ओरिजिनल पाथ पे नहीं जा पा रहा है, जहां से स्टार्ट किया था वहां कभी जाता ही नहीं है। अब ये इसी तरह से बार बार घूमता रहेगा इसी साइकिल में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसके बारे में हमने लिख रखा है, रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज द मैग्नेट दैट इज रिटेन्ड इवन इफ एक्सटर्नल एच इज जीरो। ये मैंने आपको बता दिया है अभी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो आप देख लीजिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एरिया इनसाइड द लूप फॉर ए गिवन मटेरियल रिप्रेजेंट्स हिस्टेरिसिस एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट टाइम। आप सिंपली देख लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है, जितना बड़ा एरिया होगा इस लूप के अंदर उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा। आप बताइए, ट्रांसफार्मर में आपने देखा है कि हमें हिस्टेरिसिस लॉसेस कम करने होते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर के लिए मैं कोई ऐसा मटेरियल चूज करूंगा जो बहुत पतला सा लूप बनाता हो, ऐसा पतला सा दुबला सा, इस तरह का मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो कि सॉफ्ट आयरन कोर है। आगे चल के उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा, यहाँ है कुछ कुछ आप देख सकते हैं। द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इक्वल टू एनर्जी लॉस इन द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ये जो है पतला दुबला सा मटेरियल सा जो है, इसमें कम हीट लॉसेस होंगे। मतलब यार ये बढ़िया मटेरियल है ट्रांसफार्मर के लिए, इसकी कोएर्सिविटी कम होनी चाहिए, इसको हम सॉफ्ट मटेरियल भी बोलते हैं। आइडियल केस में क्या होता है कि इसमें लो कोएर्सिविटी होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए, मतलब इसको डीमैग्नेटाइज आसानी से कर ले हम लोग, और जब हम बी एक्सटर्नल हटा दें तो बहुत थोड़ा सा फील्ड रहना चाहिए, वो लो रिटेंटिविटी है। कोएर्सिविटी क्या है, डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो फील्ड चाहिए वो भी छोटा सा चाहिए। लो हिस्टेरिसिस लॉसेस मतलब पतला कम लूप एरिया होना चाहिए। कहाँ कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, अभी मैंने बताया, मोटर्स, जनरेटर्स, बेसिकली जहाँ भी ट्रांसफार्मर जैसी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। आई होप आप इसको बढ़िया तरीके से समझ में होंगे। इसके बाद क्या है, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्क डन पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। आप ध्यान रख लीजिए। तो आप यहाँ अलग एक मटेरियल देख सकते हैं, ये हार्ड मटेरियल है। बेसिकली हम आप देखो यहाँ पे हमने बात की है ना, लेस लूप एरिया, लेस लूप एरिया, तो ये पतला वाला सॉफ्ट है। मैग्नेटिक टर्म में सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे पकड़ के उसको मसल देंगे, ऐसा नहीं। आप देखिए यहाँ पे एक मटेरियल है, इसका भाई एरिया भी बड़ा है, मतलब लो रिटेंट हाई रिटेंटिविटी है इसका, हाई कोएर्सिविटी है। इस तरह के मटेरियल हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहे जाते हैं। हाई कोएर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी, लार्जर हिस्टेरिसिस लॉसेस, मतलब इसमें हीट बहुत जल्दी ज़्यादा गर्म होता होगा। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, परमानेंट मैग्नेट्स में, वो सॉफ्ट वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज़ हुआ है। ये किस में यूज़ हुआ है, परमानेंट मैग्नेट में, मैग्नेटिक टेप्स में, मैग्नेटिक कोर कंप्यूटर में, जो मेमोरी चिप्स जो होती हैं कंप्यूटर में, वहाँ पे भी यूज़ होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो यही पॉइंट्स मैंने यहाँ रख रखे हैं, तो आप देख लीजिए आप। परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील, एल्निको, बेसिकली एल्निको क्या है, एल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट, है ना। तो ये इसी तरह की चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर का एक खास बात है, इसमें रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी कोएर्सिविटी कम है। अब ध्यान रखना, इसकी कोएर्सिविटी कम है, रिटेंटिविटी ज़्यादा है, बट ये एरिया बहुत कम होता है। ये पतला सा लूप होता है, इसमें मोटा सा बन गया है, तो माफ़ करिएगा उसके लिए, ये होता पतला सा है। आई होप आपको कहानी इसकी समझ में आ गई होगी। तो क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, लो कोएर्सिविटी इज सफिशिएंट टू मेक इट्स लॉस इट्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वेरी इजीली। बेसिकली ये पतला होता है, ये चीज़ पतली है, ये चीज़ बड़ी है, तो कह रहे हैं कि एरिया कम हो जाता है तो हीट लॉसेस ज़्यादा नहीं होते। और ये देख लीजिए परमानेंट मैग्नेट्स कैसे बनाए जाते हैं। बेसिकली डोमेन फिक्स हो जाए यार, है ना। आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास लाके एक बार रख दीजिए मैग्नेट को, और उसके बाद मैग्नेट को हटा दीजिए वहाँ से, तो आप देखोगे कि उसमें क्या हुआ है, मैग्नेट चला गया, बट उसके बाद भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है। मतलब उसके अंदर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही उसको डिस्कस किया था, हाई रिटेंटिविटी वाले जो होते हैं मटेरियल, दे आर
परमानेंट मैग्नेट्स, क्योंकि आपने बी एक्सटर्नल हटा लिया लेकिन फिर भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है, तो वो इस तरह के मटेरियल परमानेंट मैग्नेट की तरह से काम कर सकते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं? गैल्वोमीटर में, अमीटर में, वोल्ट मीटर में, बेसिकली सब तरह के जो मेजरमेंट मीटर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, तो आपने देख लिया होगा इस तरह की चीज़ों को। एक ये मैग्नेटिक शेल है। चलिए आज हम इतना ही रोकेंगे, इसके बाद मैं अगले लेक्चर में अर्थ मैग्नेटिज्म और बाकी की चीज़ें कवर कर दूंगा आपके लिए। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। मुझसे बार बार बच्चे कह रहे थे कि सर हमको ये हिस्टेरेसिस कर्व नहीं समझ में आता है। आई थिंक आज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको इसमें से कुछ नंबर मिल जाए। आप इनको एक बार देख लीजिएगा भैया, देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा ये देख लो, चलिए क्यूरीज लॉ भी पूछ लेते हैं। तो जो हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात की थी, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी ऑलमोस्ट टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहती है। एंड फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल 1/T, यही है क्यूरीज लॉ भाई। टी आपका केल्विन स्केल पे है यहाँ पे, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दें, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दें, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो ससेप्टिबिलिटी है, इट इज़ वेरी वेरी लार्ज एंड इट डजंट फॉलो दैट रिलेशन। इट इज़ बेसिकली एक्सएम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T-TC, वेयर TC इज क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर है क्या? इट इज़ द टेम्परेचर आफ्टर विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बात समझ में आई क्या? ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसके आगे ग्राफ वैसा ही बन रहा है, तो आप समझ जाइए। आई होप ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ देख सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है। तो आई होप ये लिखा भी है, देखिए, आफ्टर क्यूरियस टेम्परेचर TC फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये आ चुके हैं क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड। मैंने कुछ PYQs लिख दिए हैं यहाँ पे, तो आप बच्चों इसको देख लीजिएगा। बाकी के मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको ये सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PYQs में। आई होप आप देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है ना। ऑलमोस्ट उसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे के सारे। मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं और कई सारे रहेंगे आपको। तो जस्ट आई होप कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए आपके पेपर में, आप उसको अच्छे से कर लें। तो बच्चों इस वीडियो के लिए लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें एक्टिव रहेंगे तो मेरा मन करेगा और भी इस तरह के हैंडआउट्स बनाने के लिए, है ना। आपका अंत नहीं आएगा तो मेरा भी अंत नहीं आता है। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी ही।